गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित जो बेसिक सी जानकारी थी, या हम कह सकते हैं टॉपिक का जो बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, उसको समझा। और लास्ट क्लास में हमने पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, बायोम और बायोस्फीयर जैसी संकल्पनाएं क्या हैं, वो हमने डिटेल में समझ लिया था। आज हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन की। तो जो हमारा पार्ट बी है, तो आप लोग हेडिंग लगा सकते हैं पार्ट बी, और हम लोग डिस्कस करेंगे पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन। लास्ट क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि एक सामान्य सी हमने जब परिभाषा निकाली, तो हम कहां से चले थे, तो हम कह सकते हैं हम चले थे हम और हमारे आसपास का वातावरण कि पर्यावरण कहलाता है, जिसके हम भी घटक हैं। यहीं से हमने शुरुआत की थी। आगे हमने ये समझा था कि जीव हैं और उनका है जैविक और भौतिक वातावरण। तो जीवों के चारों ओर जैविक और भौतिक वातावरण है, या हम कह सकते हैं वो परिवेश है, स्थान है, उनके चारों ओर फैला हुआ स्थान है, जिसके साथ उनका सहजीवी संबंध होता है। अर्थात जीव वहां पर रहते हैं और अपना आवास और पोषण को साझा करते हैं। फिर हमने ये समझा था कि दो तरह से जीव हैं, दो तरह के समुदाय हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्वतः जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को करते हैं, जिन्हें हमने कहा था कि ये हैं पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। और दूसरी तरफ हैं जो स्वतः जैव रासायनिक क्रिया नहीं करते, जिसे हमने कहा था अजैविक घटक। फिर हमने समझा था कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतः संबंधों से निर्मित संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई ही पारिस्थितिक तंत्र है। आगे उडम साहब ने इसे व्यवस्थित किया था और जैविक स्पेक्ट्रम संकल्पना को दिया था, या हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को उन्होंने समझाया था। और बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम को समझाने के क्रम में इकोसिस्टम की विस्तृत व्याख्या की थी। तो आगे हम अब पढ़ते हैं कि जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, कैसे इसका अध्ययन किया जा सकता है। तो पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन को दो भागों में बांट के करते हैं। पहला तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। और सेकंड पार्ट है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, अथवा पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो डिटेल में पहले हम लोग समझते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसा है पारिस्थितिक तंत्र का। और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र कैसे कार्य करता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, पदार्थों का प्रवाह कैसे होता है, भूजैव रासायनिक चक्र संरचनाएं क्या हैं, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, इस तरह के सिद्धांत क्या हैं, इन बातों को समझेंगे पारिस्थितिक तंत्र के कार्य में। तो पहले देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। और संरचना में पारिस्थितिक तंत्र की संरचना किस प्रकार से हुई है, तो आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो पारिस्थितिक तंत्र के कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक। और दूसरी तरफ है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, या हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में पारिस्थितिक तंत्र के
घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। और दूसरा क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। लास्ट क्लास में आप लोग कंपोनेंट्स को पढ़ चुके हैं डिटेल में कि इकोसिस्टम जो है, इस इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से हैं या घटक कौन से हैं। तो आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटकों के मिलने से बनता है। और फिर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं और अंतः क्रियाएं करते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतः संबंध और इंटरेक्शन होता है और इंटर रिलेशन बनता है। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं डिटेल में। और आगे हमने पढ़ा था कि दो तरह के हैं, कुछ उत्पादक का कार्य करते हैं और कुछ उपभोक्ता का कार्य करते हैं, जिसे हमने कहा था प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के रूप में। प्रोड्यूसर्स में आप हरे वनस्पतियों को आपने देखा था, शैवाल को आपने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले कुछ बैक्टीरिया हैं जो यहां पर रखे जा सकते हैं, है ना। दूसरी तरफ कौन थे? तो दूसरी तरफ उपभोक्ता के स्तर पर थे, तो सर्वाहारी से शाकाहारी से सर्वाहारी और अपघटक तक थे। इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार कितने होते हैं या टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो आप हेडिंग लगाइएगा, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिक टाइप्स ऑफ पारिस्थितिक तंत्र को आवास के आधार पर, ध्यान से मेरी बातों को समझते चलिएगा, दो भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? तो आप कह सकते हैं कि हम वर्गीकरण कर रहे हैं आवास के आधार पर, और एक भाग को हम कहते हैं क्या? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम, जिसे हम कहते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अथवा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, दूसरी तरफ है एक्वेटिक इकोसिस्टम अथवा जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में अगर मान लीजिए कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है जहां पर वृक्षों के समूह हैं, क्या है? आप कह सकते हैं जहां पर वृक्षों का समूह है। तो कुछ ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जहां पर वृक्षों के समूह दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को वन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसे कहा जाता है क्या? वन पारिस्थितिक तंत्र। अब वनों के प्रकार के आधार पर अगर मान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय वन है और हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, तो ऐसा जो पारिस्थितिक तंत्र होगा उसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। ठीक। अगर डेसिडियस फॉरेस्ट है तो आप कहेंगे सर पर्णपाती वन है। तो ये कैसा हो सकता है? ये हो सकता है सदाबहार पारिस्थितिक तंत्र, सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र। ये हो सकता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ क्या हो सकता है? आप कह सकते हैं पर्णपाती वन पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। अगर मान लीजिए शंकुधारी वन है तो क्या हो सकता है? शंकुधारी वन है तो हम कह सकते हैं शंकुधारी वन पारिस्थितिक तंत्र। इसे
टैगा पारिस्थितिक तंत्र अथवा टैगा बायोम कहा जाता है। तो टैगा बायोम कैसा क्षेत्र है? आप कहेंगे टैगा बायोम ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोनिफेरस फॉरेस्ट अथवा शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वृक्षों से बना हुआ पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है। ठीक। दूसरी तरफ मान लीजिए ऐसा क्षेत्र है जहां पर वृक्ष तो हैं लेकिन वृक्ष के साथ साथ घास मिलती है, घास भूमियां भी हैं। तो वृक्ष हैं और वृक्ष के साथ साथ घास भी पाई जाती है। तो ऐसा पारिस्थितिक तंत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या है, वृक्ष हो, वृक्षों का समूह हो और वृक्षों के साथ साथ घास भी पाई जाए, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है सवाना पारिस्थितिक तंत्र अथवा सवाना बायोम। सवाना पारिस्थितिक तंत्र अथवा क्या कहते हैं, सवाना बायोम कहते हैं। तो सवाना बायोम में क्या होगा? आप कहेंगे वृक्ष होंगे दूर दूर और वृक्षों के बीच बीच में घास भूमि भी पाई जाएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर वृक्ष विलुप्त हो चुके हैं, केवल और केवल घास भूमियां पाई जाती हैं, इसे कहा जाता है केवल क्या है, घास भूमि। और घास भूमि में जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है, जो पारिस्थितिक तंत्र डेवलप करता है, इसे कहा जाता है स्टेपी, स्टेपी पारिस्थितिक तंत्र। तो हम इसे स्टेपी पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो स्टेपी पारिस्थितिक तंत्र ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर केवल घास भूमियां दिखाई देती हैं। अगर मान लीजिए मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र है जहां पर क्या है, मरुस्थलीय वनस्पति है, इस क्षेत्र में मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र डेवलप कर जाएगा। आप कहेंगे यहां पर मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। और कहीं पर तुंद्रा वनस्पति है, ऐसे क्षेत्र में जो पारिस्थितिक तंत्र डेवलप होता है इसे तुंद्रा पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये और इसको गेट को लगा दीजिएगा, आवाज वहां से। तो अब देखिए हमने जो बातें डिस्कस की हैं, इन बातों में कुछ बात को समझना बहुत जरूरी है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में चाहे वो वन पारिस्थितिक तंत्र हो, सवाना हो, स्टेपी हो, तुंद्रा है, टैगा है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, जब बायोज्योग्राफी वाला सेगमेंट आएगा। और वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से किसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वनस्पति बनती है, समशीतोष्ण वनस्पति होती है, शंकुधारी होती है अथवा तुंद्रा होती है, किस प्रकार से कहीं पर एवरग्रीन, डेसिडिवस, डेजर्ट, इस तरह के सॉइल का विकास होता है, वनस्पतियों का विकास होता है। इन बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे बायोज्योग्राफी वाले पार्ट में, डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर डिटेल में स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को नहीं बता रहा हूं मैं, सिर्फ हम लोग नाम इनका देख रहे हैं कैसा कैसा पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। और यहां पारिस्थितिक तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा, वो दो महत्वपूर्ण कारक होंगे, वर्षा की मात्रा और दूसरी तरफ तापमान। वर्षा की मात्रा से जहां वनस्पति की सघनता, वनस्पति की जैव विविधता निर्धारित होती है, वहीं दूसरी तरफ तापमान के कारण, जो अधिक तापमान वाला क्षेत्र से कम तापमान की ओर जाएंगे, तो तापमान वाले क्षेत्र से कम तापमान की ओर जाने पर आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, जिससे वृक्षों की लकड़ियां कठोर से मुलायम हो जाएंगी। हम कह सकते हैं कि वृक्ष का बायोमास कम हो जाएगा। तो कैसे वृक्ष बनेंगे? तो हम कहेंगे उष्णकटिबंधीय वृक्ष हैं, उपोष्णकटिबंधीय हैं, समशीतोष्ण हैं, शंकुधारी हैं और तुंद्रा वनस्पति। ये क्लासिफिकेशन डिटेल में ये पार्ट है बायोज्योग्राफी का, तो वहां पर हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। घबराइएगा मत कि सर ने यहां पर ज्यादा बताया नहीं है, सिर्फ नाम बता करके छोड़ दिया है। ठीक है। सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। हेडिंग लगाइएगा, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र यहां पर हमारे डिस्कशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं तो जलीय
पारिस्थितिक एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जो ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से कहा जाता है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्वच्छ वाटर इकोसिस्टम। और दूसरी तरफ होता है मरीन इकोसिस्टम अथवा सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, सागरीय अथवा महासागरीय पारिस्थितिक। ठीक है। अब जो ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, यहां पर ऐसा पारिस्थितिक तंत्र भी हो सकता है जो स्थिर अथवा रुके हुए जल से संबंधित हो। तो अगर मान लीजिए किसी जलीय निकाय कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर स्थिर जल है अथवा रुका हुआ जल है, तो स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र होगा। क्या होगा, आप कहेंगे स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और जो ये स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इसे कहा जाता है लेंटिक इकोसिस्टम। लेंटिक इकोसिस्टम कहते हैं स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और स्थिर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं इसे लेंटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे, तो आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल है जैसे कि तालाब, जैसे कि है कोई झील, जैसे कि है कोई पोखर। ये सब क्या है इन सब को कहते हैं लेंटिक इकोसिस्टम। या लेंटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा जलीय पारिस्थितिक तंत्र जिसका संबंध रुके हुए जल के पारिस्थितिक तंत्र से हो। ठीक है, तो जल गतिमान यहां पर नहीं है। दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ ऐसा जलीय पारिस्थितिक तंत्र डेवलप हो रहा है स्वच्छ जल में जो स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है। तो हम क्या कह सकते हैं, दूसरी तरफ होता है गतिशील जलीय पारिस्थितिक। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर गतिमान जल है और गतिमान जल के क्षेत्र में इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, ऐसे क्षेत्रों में जो इकोसिस्टम डेवलप होता है इसे कहा जाता है लोटिक इकोसिस्टम। तो इसे कहते हैं लोटिक इकोसिस्टम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि नदी पारिस्थितिक तंत्र, जैसे कि हो सकता है आपका झरना। कोई नदी है, कोई नाला है, कोई झरना है, कोई नदी है, कोई नाला है, कोई झरना है। अगर ऐसे क्षेत्रों में कोई पारिस्थितिक तंत्र डेवलप कर रहा है, गतिमान जल है, ध्यान क्या रखना है, कीवर्ड को ध्यान रखना है, गतिमान जलीय क्षेत्र है और यहां पर ऐसे क्षेत्र में अगर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है तो इस प्रकार के इकोसिस्टम को लोटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। और अगर जल कैसा है, स्थिर है, ठहरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र में इकोसिस्टम डेवलप करेगा तो हम क्या कहेंगे, लैंटिक इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ आते हैं। और दूसरी तरफ है सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। सागरीय पारिस्थितिक तंत्र जो है, इस सागरीय पारिस्थितिक तंत्र में महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र इंपॉर्टेंट है। और यहां पर भी हम लोग हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो हमें पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट महासागर में जो पारिस्थितिक तंत्र बनता है वहां पर क्या है, कोरल्स या प्रवाल, प्रवाल पारिस्थितिक तंत्र, कोरल्स इकोसिस्टम।
से पढ़ना है। कोरल पारिस्थितिक तंत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है यहां पर। कोरल इकोसिस्टम, और कोरल्स इकोसिस्टम का संबंध महासागर, सागर अथवा खारे जलीय क्षेत्रों से होता है। ऐसे जलीय क्षेत्रों में जहां पर क्या है, प्रवाल भित्तियों का निर्माण हो रहा है, महासागरीय जलीय क्षेत्र है, इसे हम कह सकते हैं क्या है, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। अब इन दोनों के मध्य में संक्रमण क्षेत्र है जिसे हम कह सकते हैं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र और सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। दोनों के गुण पाए जा सकते हैं, इसे हम कहते हैं संक्रमणकालीन पारिस्थितिक तंत्र। क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है ये है संक्रमण कालीन पारिस्थितिक तंत्र। और यहां पर 3 टॉपिक हमारे लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी इकोसिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है आर्द्र भूमियां, दूसरा है आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र, और तीसरा है मैंग्रोव। ठीक है, ज्वार नदमुख पारिस्थितिक तंत्र, आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र और मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र, इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जलीय क्षेत्र है, और जलीय क्षेत्र में, किसी जलीय क्षेत्र में अगर इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो रहा है, तो कुछ कारक होंगे, कुछ फैक्टर होंगे जो इकोसिस्टम के निर्माण को प्रभावित कर रहे होंगे। तो पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में या जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं, और फिर हम लोग इंडिविजुअल आएंगे, और इंडिविजुअल हमें 3 को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। यहां पर सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं, प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे क्या, तो हम डिटेल डिस्कस करेंगे कोरल इकोसिस्टम, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद क्या है, एस्चुरी इकोसिस्टम, एस्चुरी के बाद है आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स और मैंग्रोव। ये 3 पार्ट हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ाई करनी है। ठीक, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी क्षेत्र में, किसी जलीय निकाय में इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, इसे कहते हैं हम तापमान, टेम्परेचर। दूसरा कारक है जो किसी क्षेत्र में जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, इसे हम कहते हैं प्रकाश अथवा सूर्य प्रकाश। दूसरा है सौर प्रकाश। तीसरा कारक होता है लवणता, अथवा आप कह सकते हैं जल की लवणता, सैलिनिटी इन वाटर। फिर एक फैक्टर है जिसे हम कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, या जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, जिसे हम डिसॉल्व ऑक्सीजन भी कहते हैं। और अंतिम फैक्टर क्या है,
आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन, प्रेजेंस इन न्यूट्रिशन, या आप कह सकते हैं पोषक तत्वों की उपस्थिति, पोषक तत्वों की उपस्थिति। ठीक, अब एक एक करते हुए सारे फैक्टर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला फैक्टर हमने क्या कहा, सबसे पहला कारक है तापमान। टेम्परेचर। तापमान कैसे प्रभावित करता है? तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं या जलीय जीव हैं, जलीय जीव तापीय परिवर्तन के प्रति कम सहनशील होते हैं। हम क्या बात कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो जलीय जीव हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जो जीव हैं, वो तापीय परिवर्तन के प्रति कम सहनशील हैं। इसका मतलब क्या होगा? क्या है? जलीय जीव तापीय परिवर्तन, थर्मल चेंज, कम सहनशील हैं। क्या है? कम सहनशील हैं। तो अगर मान लीजिए जलीय निकाय का तापमान एक सीमा से अधिक बढ़ जाए अथवा जलीय निकाय का तापमान एक सीमा से कम हो जाए, ऐसी अवस्था में जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। तो अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का तापमान एक निर्धारित सीमा, या हम कह सकते हैं औसत तापमान, तो अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का तापमान औसत तापमान से में वृद्धि हो जाती है और अगर औसत तापमान में कमी आ जाती है, बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तब जलीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है, यानी जलीय जीव जंतु मृत्यु हो जाती है जलीय जीव जंतुओं की, क्योंकि जलीय जीव जंतु तापीय परिवर्तन के प्रति कम सहनशील है। तो इस स्थिति में जलीय पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ बना करके रखने के लिए क्या आवश्यक है? आप कहेंगे सर इसका मतलब है जलीय पारिस्थितिक तंत्र तभी स्वस्थ रहेगा, तभी अच्छे से फंक्शन करेगा, काम करेगा, जब जलीय निकाय का तापमान औसत तापमान के लगभग बराबर हो। तापमान में बहुत अधिक परिवर्तन ना हो, ना तो तापमान बहुत अधिक बढ़े और ना ही तापमान बहुत अधिक कम हो जाए। ठीक, दूसरा जो फैक्टर है, दूसरे फैक्टर को हम कहते हैं सौर प्रकाश, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति या सौर प्रकाश की पहुंच को डिस्कस करते हैं। तो दूसरा है प्रकाश या सौर प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं। तो जिस क्षेत्र तक, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है जलीय प्रकाश में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, किसी भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, मान लिया हमने क्या है, ये है कोई जलीय पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र, ये एक क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। कुछ भी हो सकता है, लेंटिक भी हो सकता है, लोटिक भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि कोई जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जिस गहराई तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, कहां तक, जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है फोटिक जोन अथवा प्रकाशित भाग। तो मान लिया हमने कि सूर्य का प्रकाश कुछ इस स्थान तक पहुंच रहा है, लगभग 200 मीटर की गहराई है, तो लगभग 200 मीटर की गहराई है जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, इस क्षेत्र को कहते हैं क्या, फोटिक जोन। ठीक, दूसरी तरफ कैसा क्षेत्र है? तो आप कहेंगे दूसरी तरफ सर ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा, हम इसे कह रहे हैं यह है अफोटिक जोन। क्या है? तो ये जो क्षेत्र है यहां सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच रहा, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये है अफोटिक जोन, अथवा इस स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है ना।
तो प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं मोटे रूप से। ध्यान से समझिएगा, किसके आधार पर? प्रकाश की उपस्थिति के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को हम दो भागों में बांट रहे हैं। एक भाग है प्रकाशित भाग, एक क्या है, फोटिक जोन है अथवा है प्रकाशित भाग, और दूसरी तरफ कौन सा भाग है? दूसरी तरफ है अफोटिक या अप्रकाशित भाग है। एक तरफ है प्रकाशित भाग फोटिक जोन और दूसरी तरफ है अप्रकाशित भाग अथवा अफोटिक जोन। ठीक, और ये है संपूर्ण क्षेत्र, क्या है? ये संपूर्ण क्षेत्र है जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। अब एक बात आप खुद सोचिए कि ऐसा क्षेत्र जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, जो फोटिक जोन का भाग है, इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा होगा, इसलिए यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होगी। तो फोटिक जोन, प्रकाशित भाग, ऐसा जो क्षेत्र है जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। तो यहां पर प्रकाश संश्लेषण का काम भी हो रहा है क्योंकि फोटिक जोन का भाग है, यानी भोजन निर्माण का काम हो रहा होगा। और बाकी जीव इनके द्वारा हरे जीव जंतु, हरे वनस्पति हो सकते हैं, यहां पर शैवाल हो सकती है ना, इनके द्वारा बनाए गए फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, आगे डिस्कस करूंगा मैं, इनके द्वारा बनाए गए भोजन पर आश्रित होंगे, यानी कि दूसरी तरफ श्वसन की प्रक्रिया भी हो रही होगी। यानी ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही होंगी। तो हमने इस बात को समझ लिया अच्छे से कि जो भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र का फोटिक जोन है, प्रकाशित भाग है, इस प्रकाशित भाग में सूर्य प्रकाश की पहुंच के कारण ऐसा क्षेत्र होगा जहां प्रकाश संश्लेषण भी बन हो रहा होगा और यहां पर श्वसन की क्रिया भी हो रही होगी। दूसरी तरफ है जलीय पारिस्थितिक तंत्र का अफोटिक क्षेत्र, अफोटिक जोन या अप्रकाशित भाग। ये जो अप्रकाशित भाग है, ये ऐसा भाग है जहां पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच रहा, यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र का अंधकारमय क्षेत्र होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये कैसा क्षेत्र है? ये है अंधकारमय, ये है अंधकारमय क्षेत्र। यहां पर अंधकार होगा, अंधकारमय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होगी? बताइए। तो आप कहेंगे नहीं सर, यहां तो प्रकाश संश्लेषण हो नहीं रहा होगा। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। लेकिन ध्यान से समझना है, इस क्षेत्र में भी जीव जंतु रहते हैं, इस क्षेत्र में भी जीव जंतु रहते हैं और ये जीव जंतु अवसादों यानी कि सेडिमेंट्स पर डिपेंड करते हैं, अवसादों पर निर्भर होते हैं। इसलिए ये ऐसा क्षेत्र है जो अप्रकाशित तो है, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, लेकिन श्वसन की क्रिया होती है। तो यहां पर कौन सी क्रिया होती है? श्वसन की क्रिया। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहां केवल श्वसन की क्रिया हो रही होगी, यानी जीव जंतु निवास कर रहे होंगे और ये जीव जंतु क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि ये जीव जंतु अवसादों पर निर्भर कर रहे होंगे, सेडिमेंट्स पर डिपेंड करेंगे, जो इन्हें अवसाद मिलेंगे उन्हीं अवसादों से अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। ठीक, और दूसरी तरफ क्या होगा? फोटिक जोन होगा। फोटिक जोन में जीव जंतु आराम से रह रहे होंगे और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है और श्वसन की प्रक्रिया भी हो रही है। अब अगर यह बात अच्छे से समझ में आ गई है आप लोगों को, तो आगे एक बात और है, उसे हम लोग समझते हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। देखिए,
अब ध्यान से देख समझना है दूसरी बात को हमारी। मान लिए कि ये है एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा सभी लोग, तो पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आप सभी का यहां पे। ये है कोई जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये है जलीय पारिस्थितिक। इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा होगा, तो एक क्षेत्र ऐसा होगा जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा होगा, है ना। इससे पहले हमने डिस्कस किया है लगभग 200 मीटर तक की गहराई का क्षेत्र है, और लगभग 200 मीटर तक की गहराई के क्षेत्र में जहां सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है उसे हमने फोटिक जोन का नाम दिया है, फोटिक जोन का पार्ट है, ठीक। तो ये जो क्षेत्र होगा पूरा क्षेत्र ये कैसा होगा, फोटिक जोन होगा, और इधर का क्षेत्र कैसा होगा, अफोटिक जोन होगा। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा क्षेत्र जहां पर छिछला जलीय भाग हो और फोटिक जोन का भाग हो, यानी कि यहां तक फोटिक जोन है तो यह क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। दो बातें मैंने कही हैं, दोनों बातों को अच्छे समझना है। पहली बात क्या है, पहली बात है फोटिक जोन का भाग है और कैसा है, छिछला जलीय भाग है, और यहां पर जड़युक्त वनस्पतियां पाई जाएं। मान लीजिए यहां पर ऐसी वनस्पतियां पाई जा रही हैं जिन वनस्पतियों की जड़ें मिट्टी में धसी हुई हैं। यहां आपको कुछ ऐसी वनस्पतियां मिल रही हैं। क्या क्या हमने समझा, हमने समझा कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा क्षेत्र जो जहां पर छिछला जलीय भाग हो, फोटिक जोन का पार्ट हो और जड़युक्त वनस्पतियां पाई जाएं, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो ऐसे इस प्रकार के क्षेत्र को कहा जाता है लाइटोरल जोन। लाइटोरल जोन कहते हैं अथवा वेलांचली प्रदेश कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेलांचली प्रदेश, वेलांचली प्रदेश अथवा क्षेत्र। इस वेलांचली क्षेत्र के बाहर का संपूर्ण जलीय भाग, जितना भी विस्तृत छिछला जलीय भाग है, ये समस्त जलीय भाग इसे कहा जाता है क्या, लिम्नेटिक जोन अथवा सरोजाबी क्षेत्र। तो ये संपूर्ण क्षेत्र जितना है पूरा का पूरा भाग कहलाता है क्या, लिम्नेटिक जोन अथवा सरोजाबी क्षेत्र। लिम्नेटिक जोन अथवा क्या है, सरोजाबी क्षेत्र है, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को ध्यान समझना है। मैंने कहा कि वेलांचली क्षेत्र है, और वेलांचली क्षेत्र के बारे में हमने तीन बातें समझी हैं। इन तीन बातों को अंडरलाइन करके पॉइंट पॉइंट में चाहे नोट कर लीजिएगा। पहली बात, वेलांचली क्षेत्र कैसा होगा, तो आप कहेंगे मस्ट है वेलांचली क्षेत्र के लिए कि यहां पर फोटिक जोन हो, तो ये प्रकाशित भाग का पार्ट होगा, यानी कि ये ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रियाएं हो रही होंगी। दूसरी बात क्या हो, दूसरी आवश्यक बात यह है कि ये छिछला जलीय भाग हो, कैसा हो, तो आप कहेंगे यहां पर जरूरी है कि छिछला जलीय भाग हो। और तीसरी आवश्यक बात है, यहां जो वनस्पतियां हैं इनकी जड़ें मृदा में धसी हुई हों, मिट्टी में धसी हुई हों। तो आप क्या हम कह रहे हैं कि इनकी जड़ें कीचड़ में
धसी हो। ये तीन बातें होंगी तभी हम क्या कहेंगे, इसे विलांचली क्षेत्र कहेंगे। और विशेषता क्या होगी, तो आप कहेंगे कि विशेषता इसकी ये है कि यहां पर प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। मिट्टी में जड़ें धसी हुई हैं और प्रकाशित भाग है। इसके बाहर का संपूर्ण क्षेत्र जो खुला जलीय भाग है, इस जलीय भाग को कहा जाता है सरोजाबी क्षेत्र अथवा लिम्नेटिक जोन कहा जाता है। लिम्नेटिक अथवा सरोजाबी क्षेत्र कहा जाता है। अब जो ये सरोजाबी क्षेत्र है, सरोजाबी क्षेत्र दो प्रकार का हो सकता है। एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है, तो ये सरोजाबी क्षेत्र में जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को फोटिक जोन कह रहे हैं। तो सरोजाबी क्षेत्र यानी कि लिम्नेटिक जोन का ऐसा भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, ये है फोटिक जोन का पार्ट है। तो जब यह फोटिक जोन का पार्ट है, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा होगा और श्वसन की क्रिया भी हो रही होगी। लेकिन इस लिम्नेटिक जोन में ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच रहा है ना, यहां पर एक अफोटिक भाग भी पाया जाएगा। तो यहां पर एक क्या है, अफोटिक जोन भी है। इस अफोटिक जोन को अबाइसल जोन कहा जाता है। ठीक है, तो अबाइसल जोन क्या है, तो आप कहेंगे अबाइसल जोन किसका भाग है, लिम्नेटिक क्षेत्र का अंधकारमय क्षेत्र है। तो अबाइसल जोन कैसा है, आप कहेंगे लिम्नेटिक क्षेत्र के अंधकारमय क्षेत्र को या अंधकारमय प्रदेश को अबाइसल जोन कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती, अतः इस क्षेत्र में जो जीव जंतु और वनस्पतियां होती हैं वो केवल और केवल अवसादों पर निर्भर होती हैं। यहां पर बेंथिक समुदाय के सदस्य पाए जाते हैं। आगे अभी मैं बताऊंगा प्लैंकटन, नेक्टन और बेंथिक के बारे में। ठीक है, तो इन दो बातों को हमने समझ लिया। हमने समझ लिया कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जहां पहली बात क्या थी, तापमान। तापमान बहुत महत्वपूर्ण कारक था, क्योंकि तापमान क्या था, आप कह सकते हैं तापमान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो जलीय जीव हैं वो तापमान में परिवर्तन के प्रति कम सहनशील हैं। अतः तापमान में अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा, उतार चढ़ाव होगा, तो जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। तो दूसरी तरफ जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य प्रकाश की पहुंच के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र को फोटिक और अफोटिक, लिम्नेटिक और लाइटोरल जोन में वर्गीकृत किया जा सकता है ना। ये भाई बात हमने देख ली। अब तीसरा जो फैक्टर है, ये तीसरा फैक्टर क्या है तो डिस्कस करते हैं। तो थर्ड फैक्टर है लवणता, महासागरीय जल की लवणता। दो तरह से इंपॉर्टेंट है। पहला तो लवणता के आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र और सागरीय अथवा लवणीय पारिस्थितिक तंत्र में किया जाता है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है लवणता की, तो आप कहेंगे इसके आधार पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र दो भागों में हम बांट रहे हैं। स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र पीछे बताया जा चुका है, और सागरीय पारिस्थितिक तंत्र दो भागों में हम बांट रहे हैं। और जो स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियां पाए जाएंगे जो कि लवणता के प्रति कम सहनशील हैं, लवणता की अधिक मात्रा को अपने ऊतकों में संग्रहित नहीं कर पाते। दूसरी ओर ऐसा पारिस्थितिक तंत्र है जो सागरीय पारिस्थितिक तंत्र है, ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियां पाए जाते हैं जो लवणता को के प्रति सहनशील होते हैं अथवा लवणों की मात्रा को अपने ऊतकों में संग्रहित करके रख सकते हैं। तो दो भागों में हम वर्गीकृत कर दिए लवणता के आधार पर, स्वच्छ जलीय और सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। अच्छा, दूसरी तरफ लवणता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लवणता की एक निश्चित मात्रा में ही जीव जंतु और वनस्पतियों का विकास होता है।
एक सीमा से अधिक लवणीय जल अगर हो जाएगा तब जीव जंतु और वनस्पति उसमें सरवाइव नहीं कर पाते, अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो अगर लवणता की मात्रा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तब भी जीव जंतुओं और वनस्पतियों, यानी हम कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए एक प्रकार से संतुलित दशाओं का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक, अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा, डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं इसे। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई होती है यही है डिसॉल्व ऑक्सीजन, और इसी के माध्यम से जलीय जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो जलीय जीव जंतु और वनस्पतियां, या हम कह सकते हैं जो जलीय जीव जंतु हैं वो जलीय जीव जंतु जल में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र विकसित होता है। अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में यह डिसॉल्व ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। तो अगर मान लीजिए डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। तो इससे जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय, ये जलीय है, पारिस्थितिक तंत्र, मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान दिया करिए अगर राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और थोड़ा यहां छोटा सा एरिया है तो ज्यादा मैं आगे पीछे भी नहीं जा सकता हूं, ये भी एक प्रॉब्लम है, बोर्ड से हटना नहीं हो पाता मेरे से। जलीय पारिस्थितिक तंत्र, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या कह रहा हूं, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अगर घटेगी तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जलीय जीवों की मृत्यु होगी, जलीय जीवों की मृत्यु, और ऐसे जलीय जीवों की मृत्यु होने से जलीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो सकता है। पोषक तत्वों की उपस्थिति की बात करते हैं। पोषक तत्व भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है। अगर किसी जलीय निकाय में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की नियंत्रित मात्रा उपस्थित है तब तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ रहेगा और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का विकास होगा, अच्छा खासा विकास होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों का अभाव अगर हो जाए, अगर पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है तब भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है और जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। दूसरी ओर अगर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों की एक सीमा से अधिक मात्रा पहुंच जाए तब भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित होता है। ऐसी स्थिति में सुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे जब हम वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे तो सुपोषण को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है कि पोषक तत्वों की मात्रा कैसी हो? नियंत्रित हो। तो पोषक तत्वों की नियंत्रित मात्रा का होना आवश्यक है, क्योंकि जहां एक ओर जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के अभाव से जलीय पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर पोषक तत्वों की अधिकता से सुपोषण जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो जलीय निकाय को प्रदूषित कर देती हैं अथवा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण को उत्पन्न कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे जो किसी भी क्षेत्र में जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित कर रहे थे। कौन कौन? तापमान, प्रकाश की उपस्थिति, लवणता, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा और पोषक तत्वों की उपस्थिति। अब बात करते हैं हम लोग जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राणी जात और वनस्पति जात। तो हेडिंग लगाइए, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राणी जात एवं वनस्पति जात की। कौन कौन से समुदाय जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं? जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राणी जात एवं
तो देखिए, किसी क्षेत्र में जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो समूह हैं या जो वनस्पति और जीव जंतुओं का विकास होता है, इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो पहला समूह है इसे कहा जाता है प्लैंक्टन्स। पहला जो समूह है इसे हम कहते हैं क्या? प्लैंक्टन समुदाय। प्लैंक्टन समुदाय या प्लैंक्टन कम्युनिटी। ऑर्गेनिज्म कुछ भी कह सकते हैं, कम्युनिटी और ऑर्गेनिज्म। दूसरी तरफ होते हैं नेक्टन समुदाय। और तीसरी तरफ होते हैं बेंथिक समुदाय। ठीक है, अब एक एक करके सभी को समझते हैं। पहले तो प्लैंक्टन समुदाय को समझते हैं। प्लैंक्टन कम्युनिटी क्या होती है, प्लैंक्टन समुदाय क्या होते हैं? तो देखिए, प्लैंक्टन्स क्या हैं? हम कह सकते हैं कि प्लैंक्टन्स जलीय पारिस्थितिक तंत्र के सूक्ष्म जीव और पादप हैं, अथवा हम कह सकते हैं सूक्ष्म पादप हैं और सूक्ष्म जंतु समुदाय के सदस्य। तो ये कैसे हैं? आप कह सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र के, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के सूक्ष्म जीव एवं पादप। जीव यानी एनिमल और पादप यानी कि प्लांट। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म पादप और सूक्ष्म जीवों को जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्लांक्टन समुदाय के सदस्य कहा जाता है। ये कैसे सदस्य हैं? तो ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि ये सतह के समीप रहते हैं। तो दूसरी बात क्या है? ये सतह के समीप, सतह के समीप रहते हैं। और तीसरी और सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि ये धारा के विपरीत तैरने में सक्षम नहीं होते, बल्कि जिस दिशा में पानी बह रहा होता है, जैसे धारा चल रही है उसी दिशा में बह करके चले जाते हैं। तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत तैरने में सक्षम नहीं। तो प्लैंक्टन समुदाय के सदस्य कैसे सदस्य हैं? हम कह रहे हैं प्लैंक्टन समुदाय में ऐसे सूक्ष्म जीव और पादप सम्मिलित होते हैं जो कैसे हैं? तो आप कह सकते हैं कि ये धारा के विपरीत तैरने में सक्षम नहीं है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतह पर निवास करते हैं। ठीक है, इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, एक है फाइटोप्लैंक्टन और दूसरे हैं जूप्लैंक्टन। तो 2 भागों में हम इनको बांटते हैं। कैसे? एक को हम कहते हैं फाइटो प्लैंक्टन और दूसरी तरफ है, इन्हें कहा जाता है जू प्लैंक्टन। ठीक है, कोई बात नहीं है, टॉपिक कंप्लीट कर लें फिर। फाइटोप्लैंक्टन क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन को समझते हैं। तो बेसिक सी बात इतनी सी है कि ये भी आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है ये सूक्ष्म जीव हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के सतह के समीप होंगे, धारा के विपरीत तैरने में सक्षम नहीं होंगे। तो फाइटोप्लैंक्टन में ऐसे सदस्य आते हैं
जिन्हें हम सूक्ष्म पादप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म पादप। सूक्ष्म पादप हैं। तो सूक्ष्म पादप हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ये प्रकाश संश्लेषण करते होंगे। क्या करते होंगे? तो आप कह सकते हैं ये करते हैं प्रकाश संश्लेषण। सूक्ष्म पादप हैं और प्रकाश संश्लेषण करते होंगे। और जब ये प्रकाश संश्लेषण करते होंगे, इसका मतलब है कि भोजन निर्माण का कार्य कर रहे होंगे। अतः इन्हें जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक कहा जाता है। ठीक। तो फाइटोप्लैंक्टन को हम क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक। तो फाइटोप्लैंक्टन से क्या है? आप कह सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे शैवाल, ठीक है, जैसे कि शैवाल है, डायटम है, फ्लैगलेट्स हैं, जैसे कि शैवाल है, डायटम है, फ्लैगलेट्स हैं, इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। तो शैवाल है, डायटम है, फ्लैगलेट्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र के क्या? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये। और ये सभी क्या काम कर रहे हैं? तो ये सभी जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का कार्य कर रहे हैं, यानी जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक हैं। अब देखिए, इन पर आश्रित, किन पर? तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, इन पर आश्रित जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में सूक्ष्म जीव हैं, तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में इन पर आश्रित जो सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें कहा जाता है जूप्लांक्टन। तो ये क्या है? ये हैं सूक्ष्म जीव। और ये किससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन से। फाइटोप्लैंक्टन से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन से भोजन ग्रहण करते हैं और आगे जाकर के बड़ी मछलियों का आहार बन जाते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन से भोजन ग्रहण किए और फाइटोप्लैंक्टन से भोजन ग्रहण करने के बाद क्या हुआ? तो आप कह सकते हैं आगे जाकर के बड़ी मछलियों ने इनको आहार बना लिया। इन्हें कहा जाता है कि ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पादप प्लवक और बड़े जंतुओं के मध्य कड़ी का कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं? हम कह सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पादप प्लवक, प्लवक का मतलब प्लांक्टन, ठीक है, फाइटोप्लांक्टन ही है पादप प्लवक, एवं बड़ी मछलियों के मध्य कड़ी का कार्य करते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं और जूप्लैंक्टन्स हैं, इनकी संख्या कैसी होगी पारिस्थितिक तंत्र में, चलिए पारिस्थितिक तंत्र में बताइए? तो आप कहेंगे कि इनकी संख्या तो अधिक होगी, यानी ये दोनों अधिक संख्या में होंगे। ये इनकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो प्रजनन क्षमता अधिक होने के कारण तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, चाहे वो फाइटोप्लैंक्टन हो चाहे वो जूप्लैंक्टन हो। तो अधिक प्रजनन क्षमता होती है और अधिक प्रजनन क्षमता होने के कारण ये तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और तीव्र गति से वृद्धि करने के पश्चात क्या है? अन्न का आहार बन जाते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक श्रृंखला की शुरुआत हो जाती है, जिसको आगे हम देखेंगे। तो कोपपाड है, क्रील है और जेलीफिश है, इस जू प्लैंक्टन की एग्जांपल है। नाम लिख सकते हैं आप, यहां पे लिखिएगा, यहां की बात मैं यहां लिख देता हूं। कौन कौन? कोपपाड है, क्रील है और है जेलीफिश। तो कोपपाड हुआ, क्रील हुआ, जेलीफिश हुआ, इन सभी को हम
जूप्लांक्टन कहते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं सेकंड, नेक्टन समुदाय। नेक्टन समुदाय में कौन से सदस्य हैं? नेक्टन समुदाय की बात करते हैं तो दूसरा है नेक्टन समुदाय। अब नेक्टन समुदाय में क्या है? तो आप कह सकते हैं नेक्टन समुदाय जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बड़े जंतु हैं। तो नेक्टन समुदाय में ऐसे जीवों को शामिल किया जाता है जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बड़े जंतु होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बड़े जंतु, इन बड़े जंतुओं को ही नेक्टन समुदाय के सदस्य कहा जाता है। ये स्वतंत्र तैराक होते हैं, तो हम इन्हें सागर के स्वतंत्र तैराक, सागर के स्वतंत्र तैराक ही कहते हैं। यानी कि स्वतंत्र तैराक हैं, इसका मतलब है कि धारा के विपरीत दिशा में तैर के जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में तैरने में सक्षम होते हैं। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में तैर सकते हैं। ठीक, स्वतंत्र तैराक है, बड़े जंतु हैं और अपना पोषण कहां से प्राप्त करते हैं? तो जो ये जूप्लांक्टन थे, इन जूप्लांक्टन से यानी सूक्ष्म जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। तो सूक्ष्म जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं कौन? तो नेक्टन समुदाय के सदस्य होते हैं। नेक्टन समुदाय के सदस्य यहां से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और धारा के विपरीत दिशा में तैरने में सक्षम होते हैं। जैसे बड़ी मछलियां, ठीक है, जैसे कि बड़ी मछलियां हो गई, व्हेल हो गई, शार्क हुआ, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो बड़ी मछलियां हैं, व्हेल है, शार्क है, ये सब सी काऊ है, ये सारे नेक्टन समुदाय के सदस्य कहलाते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है क्या? बेंथिक समुदाय। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है? बेंथिक समुदाय। अब आइए, बेंथिक समुदाय में ऐसे जलीय जीव और पादपों को सम्मिलित किया जाता है जो सागर तल के नितल में रहते हैं। तो बेंथिक समुदाय में ऐसे जलीय जीव और वनस्पतियां होती हैं जो कहां पर आवास करते हैं? तो आप कह सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में नितल के सदस्य हैं। कहां के हैं? तो नितल के समीप आवास है। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीव जंतु और वनस्पतियां जो नितल के समीप आवास करते हैं, इन्हें ही बेंथिक समुदाय के सदस्य कहा जाता है। वनस्पतियों में जैसे कि सीवीड्स, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा वनस्पतियों को, जैसे कि क्या है? सीवीड्स हैं, बड़े शैवाल हैं। तो जैसे कि सीवीड्स हैं, बड़े शैवाल हैं वनस्पतियों में। जंतुओं में जैसे कि ऑक्टोपस, तो जंतुओं में जैसे है ऑक्टोपस, ठीक है, टैग फिश है और स्टार फिश है। तो ऑक्टोपस है, टैग फिश है, स्टार फिश है, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? बेंथिक समुदाय के सदस्यों के। तो बेसिकली हमने कितना डिस्कशन किया? हमने डिस्कस किया कि कोई जो पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं
और पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन में, या पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किस प्रकार से किया जा रहा है, तो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जा रहा है, पहले तो हमने देख लिया कौन से कंपोनेंट्स हैं, और फिर हम अध्ययन कर रहे हैं टाइप्स का। और टाइप में हमने दो भागों में बांट लिया, स्थल और जल। अच्छा, स्थल वाले भाग में इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब ज्योग्राफी में आपको मैं बायोज्योग्राफी पढ़ाऊंगा वहां पर डिटेल में बताऊंगा कि कैसे तापमान, कैसे वर्षा की मात्रा स्थलीय क्षेत्रों में वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करती है, और वही स्थल में पारिस्थितिक तंत्र को बनाएंगे या प्रभावित करेंगे। तो हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे। यहां हमने नाम सिर्फ देख लिया है कि अगर वृक्षों का समूह है तो वन पारिस्थितिक तंत्र, अगर वृक्ष के साथ घास भूमि पाई जा रही है, घास भी पाई जा रही है, तो हमने सवाना कहा। अगर घास, केवल घास भूमि पाई जा रही है तो हमने स्टेपी कहा। फिर स्टेपी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पर प्रेरीज कहते हैं, कहीं पर पंपास कहते हैं, कहीं पर विल्डस, कहीं पर डाउन्स, कहीं कैंटबरी। तो नाम क्या होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक, घबराइएगा मत बिल्कुल। फिर आगे हमने ये बात को समझा कि जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र और महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। स्वच्छ जलीय भी लेंटिक और लोटिक। लेंटिक का मतलब स्थिर है, जैसा कि तालाब, जैसा कि झील, जैसे कि कोई पोखर। लोटिक का मतलब है गतिमान जल है, जैसे कि नदी, जैसे कि झरना, जैसे कि कोई नाला हो सकता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो महासागर में डेवलप हो, एग्जाम्पल के रूप में हमने कोरल्स को रखा। दोनों के मध्य के संक्रमणकालीन में हमने तीन एग्जाम्पल रखे। एस्चुरी को हमने रखा, एस्चुरी के साथ साथ हमने रखा क्या, तो हमने यहां पर रखा आर्द्र भूमियों को, मैंग्रोव्स को। फिर हमने बात की कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक और जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से कारक हैं, तो तापमान है, सूर्य प्रकाश की पहुंच है, लवणता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति है, और पोषक तत्वों की उपस्थिति। ठीक है, ये पोषक तत्वों की मात्रा है। फिर जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो प्राणी जात, वनस्पति जात है, किस प्रकार के समुदाय होते हैं। प्लैंकटन समुदाय है, नेक्टन समुदाय है, बेंथिक समुदाय है। प्लैंकटन सूक्ष्म जीव पादप हैं, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं और पादप होते हैं, धारा के विपरीत तैरने में सक्षम नहीं होते, सतह के समीप रहते हैं। नेक्टन में बड़े जंतु आ जाते हैं, और बेंथिक में ऐसे सदस्य होते हैं जो नितल के समीप रहते हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र, और उसमें कोरल्स को डिस्कस करेंगे। कल कोरल, वेटलैंड्स, और वेटलैंड्स के अलावा एस्चुरी और मैंग्रोव वगैरह हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं हम लोग, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।